Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the various reasons of client turnover. सबसे पहले क्लाइंट टर्नओवर क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। क्लाइंट टर्नओवर का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर जो एडवर्टीजमेंट बनाने वाले क्लाइंट है वो एजेंसी को छोड़ के किसी और एजेंसी को ज्वाइन करते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे यही देखना है कि ये क्लाइंट टर्नओवर क्यों होता है, उसके क्या रीजन है। क्यों एक पर्टिकुलर जो एडवर्टीजमेंट बनाने वाले क्लाइंट है वो पर्टिकुलर एड एजेंसी को छोड़ के किसी और एड एजेंसी के पास जाते हैं। तो उसके रीजंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रीजन है पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विस। ऑब्वियसली अगर कोई भी एड एजेंसी जो है वो अपने क्लाइंट को पुअर क्वालिटी ऑफ एड सर्विस प्रोवाइड करती है और जिससे क्लाइंट जो है वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो उससे क्या हो सकता है कि वो पर्टिकुलर जो क्लाइंट है वो एग्जिस्टिंग एड एजेंसी को छोड़ के किसी और एड एजेंसी के पास जाएंगे जहां पे उनको बेटर सर्विस मिल सकती है। तो पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विस जो होता है ये एक रीजन हो सकता है क्लाइंट टर्नओवर का, जहां पे एग्जिस्टिंग एड एजेंसी जो है वो क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उनको क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से क्लाइंट जो दूसरे एजेंसी को ज्वाइन कर रहे हैं। सेकेंड वन इज पर्सनल चेंज इन द स्टाफ। पर्सनल का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉइज। ना कभी कभी क्या होता है कि जिस एड एजेंसी के पास से क्लाइंट एडवर्टीजमेंट बना के लेते थे वो एड एजेंसी के जो पर्सनल या फिर एम्प्लॉइज है वो चेंज हो गए। तो उसकी वजह से भी जो क्लाइंट है वो क्या करेंगे, एड एजेंसी को छोड़ के किसी और एड एजेंसी को ज्वाइन करेंगे। बिकॉज क्या होता है पता है कि जिस भी एड एजेंसी के पास से क्लाइंट पहले एड बनाते थे उनके स्टाफ के साथ क्लाइंट का एक अच्छा रैपो बन गया था और उनको वो क्लाइंट के ऊपर काफी ट्रस्ट था कि वो एकदम अच्छे एडवर्टीजमेंट बनाएंगे, इफेक्टिव और क्रिएटिव एड बनाएंगे। पर अभी अगर वो स्टाफ ही नहीं रहे, वो स्टाफ जो है वो एड एजेंसी को छोड़ के चले गए दूसरे जगह पे, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से क्या हो सकता है कि वो जो क्लाइंट है वो भी एग्जिस्टिंग एड एजेंसी को छोड़ के किसी और एड एजेंसी के पास चले जाएंगे। जैसे आप लोग आगे जाके ऑब्जर्व करोगे कि आप जब भी किसी बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करते हो तो रेगुलरली आप अगर बैंक में जाते हो पैसे डिपॉजिट करने के लिए, विड्रॉ करने के लिए या कोई भी दूसरे काम के लिए, तो वहां का जो स्टाफ होता है उससे आप फेमिलियर हो जाते हो और आपको वो जो स्टाफ होते हैं उनकी सर्विसेज काफी अच्छी लगती है। पर अगर सपोज वो स्टाफ चेंज हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं पे उसका जो इम्पैक्ट है वो आपके माइंड पे भी होता है। यहाँ पे भी सेम चीज होता है कि एडवर्टाइजर पहले जो एड एजेंसी के स्टाफ के साथ काम करते थे उनके साथ उनका अच्छा रैपो बन गया था और उनको उनके ऊपर काफी ज्यादा ट्रस्ट था। उनको पता था कि ये जो स्टाफ है ये इनोवेटिव एड बनाएंगे, क्रिएटिव एड बनाएंगे। लेकिन अगर वो स्टाफ अगर चेंज हो गया तो वहां पे ये जो क्लाइंट है वो क्या कर सकते हैं, वो एड एजेंसी को छोड़ के किसी और एड एजेंसी के पास जा सकते हैं। सो इस तरीके से एड एजेंसी के जो पर्सोनेल है या जो एम्प्लॉइज है वो चेंज होने की वजह से भी यहाँ पे क्लाइंट जो है वो एड एजेंसी को छोड़ के जा सकते हैं। देन थर्ड रीजन इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। ना जब भी एडवर्टीजमेंट बनता है तो उस टाइम पे एड एजेंसी और क्लाइंट के बीच में कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज एडवर्टीजमेंट के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जैसे एड प्लानिंग करना, एड को प्रिपेयर करना, एड को मीडिया में प्लेस करना। ये सब स्टेजेस में वो जो एड एजेंसी है और उनकी क्लाइंट है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन होना जरूरी है। मतलब कोई भी काम अगर एड एजेंसी करती है तो उसको वो पहले अपने क्लाइंट के पास से अप्रूव कराती है। लेकिन अगर एड एजेंसी और क्लाइंट के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो रहा है, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है, तो क्लाइंट के क्या एक्सपेक्टेशन है वो एड एजेंसी को नहीं समझ में आएगा और एड एजेंसी जो है वो उन्होंने जो काम क्लाइंट के लिए किया है वो क्लाइंट के पास से अप्रूव नहीं करके लेंगे और उसका जो इम्पैक्ट है वो एड कैंपेन के ऊपर हो सकता है, जिसकी वजह से क्लाइंट जो है वो एड एजेंसी को छोड़ के किसी और एड एजेंसी को ज्वाइन कर सकते हैं। सो टाइम टू टाइम कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन होना चाहिए, तब जाके क्लाइंट जो है उनके लिए एड एजेंसी अच्छा एड कैंपेन डिजाइन कर पाएंगे। पर अगर दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो वहां पे काफी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं और फिर बाद में आइडिया जो है एक दूसरे के साथ क्लियर नहीं होंगे, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं जाएंगे, तो उसका परिणाम भी क्या होता है, एडवर्टीजमेंट के इफेक्टिवनेस के ऊपर हो सकता है। नेक्स्ट है ह्यूमन टेंडेंसी टू चेंज। ना ह्यूमन टेंडेंसी टू चेंज का मतलब क्या होता है, कभी कभी क्लाइंट को ऐसा लगता है कि हमको नए एड एजेंसी को ट्राई करके देखना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली कोई रीजन नहीं होता है एड एजेंसी को छोड़ के किसी और एड एजेंसी के पास जाने के लिए, लेकिन जस्ट वो एडवर्टाइजर को ऐसे लगता है कि हम लोग को दूसरे एड एजेंसी भी ट्राई करना चाहिए, तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, दूसरे एड एजेंसी के पास जाते हैं क्योंकि उन्होंने वो पर्टिकुलर एड एजेंसी जो है उनके साथ काफी सारा काम किया है। सो अभी वो वापस से वो एड एजेंसी के पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते हैं, इसके लिए वो क्या करते हैं, दूसरे एड एजेंसी को
फाइंड आउट करते हैं। बाकी यहाँ पे कोई भी जेन्युइन रीजन नहीं है, जैसे क्वालिटी का कोई इशू है, पेमेंट का कोई इशू है या कोऑर्डिनेशन का कोई इशू है, ऐसा कोई जेन्युइन रीजन नहीं है। जस्ट बिकॉज क्लाइंट को ऐसे लग रहा है कि हमको दूसरी एड एजेंसी ट्राई करनी चाहिए, इसकी वजह से वो क्या करते हैं, दूसरे एड एजेंसी को सर्च करते हैं या और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट रीजन इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज। काफी बार क्या होता है कि जो पर्टिकुलर सर्विस क्लाइंट को एक्सपेक्टेड होती है वो सर्विस वो एड एजेंसी प्रोवाइड नहीं करती है। जैसे कि सपोज एक एडवर्टाइजर को आर्ट वर्क करवाना है या फिर उनको कॉपीराइटिंग करवाना है, बट पर्टिकुलर एड एजेंसी वो काम नहीं करती है, तो डेफिनेटली फिर क्लाइंट जो है वो दूसरे एड एजेंसी को ढूंढेंगे जो उनको वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्पेशलाइज्ड एड एजेंसीज होते हैं जो सारे सर्विसेज क्लाइंट को नहीं प्रोवाइड करते, कुछ सर्विसेज जो क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं और क्लाइंट को किसी और सर्विस की जरूरत है जो ये एग्जिस्टिंग एड एजेंसी जो उनको प्रोवाइड नहीं कर रही है। इसकी वजह से वो क्लाइंट क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग एड एजेंसी को छोड़ के किसी और एड एजेंसी के पास शिफ्ट होंगे जहां पे क्लाइंट को जो डिजायर्ड सर्विस का एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल हो सकता है। नेक्स्ट रीजन इज डिससेटिस्फैक्शन विद द क्रिएटिव स्टाफ। नाउ यहाँ पे जो क्लाइंट है वो एड एजेंसी के जो क्रिएटिव स्टाफ है उससे डिससेटिस्फाइड है, बिकॉज क्रिएटिविटी जो होता है वो एडवर्टीजमेंट का एसेंस होता है। मतलब क्रिएटिविटी एक बेसिक चीज होती है जो एड एजेंसी के पास होनी चाहिए ना। कोई भी क्लाइंट जब किसी भी एड एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि वो एड एजेंसी की सर्विसेज जो काफी क्रिएटिव है। पर अगर सपोज वो जो एड एजेंसी है उसके जो स्टाफ है वो बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं है, मतलब उनके कॉपीराइटर जो है प्रॉपर कॉपी नहीं लिखते हैं, उनके जो आर्ट वर्क करने वाला स्टाफ है वो प्रॉपर आर्ट वर्क नहीं कर रहा है, मतलब लोगो प्रॉपर डिजाइन नहीं कर रहे हैं, इलुस्ट्रेशन प्रॉपर डिजाइन नहीं कर रहे हैं, तो इस तरीके से जो एड एजेंसी के जो स्टाफ है वो इतने ज्यादा क्रिएटिव नहीं है, उस पर्टिकुलर एड एजेंसी के साथ जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट करके किसी और एड एजेंसी के पास जाएंगे। बिकॉज क्रिएटिविटी जो होता है वो एड एजेंसी के स्टाफ के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें कॉपीराइटर, आर्ट वर्क या आर्ट डायरेक्टर, मीडिया प्लानर, इनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर यही लोग क्रिएटिव नहीं रहेंगे या उनकी क्रिएटिविटी जो है अप टू द मार्क नहीं है, जो क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर रही है, तो क्लाइंट जो डेफिनेटली वो एड एजेंसी को छोड़ के किसी और एड एजेंसी के पास जाते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉन्फ्लिक्ट ऑन पेमेंट। नाउ यहाँ पे एड एजेंसी और क्लाइंट के बीच में पेमेंट को लेके भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। जब भी क्लाइंट को ऐसे लगता है कि एजेंसी बहुत ज्यादा फीस चार्ज कर रही है, या फिर कभी कभी ऐसे होता है कि एड एजेंसी के काफी सारे सर्विस चार्जेस है, मतलब फीस तो ले रहे हैं पर उसके साथ साथ दूसरे सर्विस चार्जेस भी काफी ज्यादा वो चार्ज कर रहे हैं। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि जिस मीडिया में एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है वो मीडिया जो है वो एड एजेंसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन एड एजेंसी वो डिस्काउंट जो है वो क्लाइंट को पास ऑन नहीं कर रहे हैं। बिकॉज कैसा होता है कि एड एजेंसी जो होता है मीडिया और क्लाइंट के बीच में काम करते हैं, मतलब क्लाइंट के जो एडवर्टीजमेंट होते हैं उसको मीडिया में एड एजेंसी प्लेस करने में हेल्प करती है। तो पेमेंट का भी कैसे होता है कि एड एजेंसी जो होती है वो क्लाइंट से पेमेंट लेती है और मीडिया को पे करती है। तो बिकॉज एड एजेंसी यहाँ पे मीडिया को पे कर रही है, तो काफी बार ऐसे भी हो सकता है कि मीडिया जो है वो एड एजेंसी को कुछ डिस्काउंट दे रही है, तो ऑब्वियसली वो डिस्काउंट का कुछ हिस्सा जो होता है वो एड एजेंसी ने क्लाइंट के साथ शेयर करना चाहिए, बट क्लाइंट के साथ वो शेयर नहीं कर रहा है। तो अगर सपोज क्लाइंट को ये पता चल गया कि एड एजेंसी को मीडिया की तरफ से डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन वो डिस्काउंट का जो पार्ट है वो एड एजेंसी क्लाइंट के साथ शेयर नहीं कर रही है, तो उसमें भी क्या हो सकता है, दोनों के बीच में झगड़े हो सकते हैं। और लास्ट वाला है कि एक पर्टिकुलर मीडिया को एड एजेंसी क्लाइंट को जानबूझ के रिकमेंड कर रही है बिकॉज उनको मीडिया के पास से ज्यादा कमीशन मिल रहा है। बिकॉज मैंने आपको क्या बोला कि एड एजेंसी जो होती है वो मीडिया और क्लाइंट के बीच में काम करते हैं, तो यहाँ पे एड एजेंसी जो है वो क्लाइंट को मीडिया सजेस्ट करते हैं कि ये मीडिया के अंदर आप लोग एडवर्टीजमेंट करो। तो कभी कभी क्या हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर मीडिया को यहाँ पे एड एजेंसी जो है वो क्लाइंट को रिफर कर सकते हैं या बोल सकते हैं कि इसमें आप एडवर्टीजमेंट करो, और उसके रीजन क्या हो सकता है कि वो पर्टिकुलर मीडिया जो है वो एड एजेंसी को कमीशन दे रहे हैं। तो वो अगर क्लाइंट को पता चल गया तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एड एजेंसी और क्लाइंट के बीच में झगड़ा हो सकता है। तो इस तरह पेमेंट के अलग अलग रीजंस को लेके एड एजेंसी और क्लाइंट के बीच में झगड़े हो सकते हैं, और जिसकी वजह से क्लाइंट जो एग्जिस्टिंग एड एजेंसी को छोड़ के किसी और एड एजेंसी को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट रीजन इज हैंडलिंग कॉम्पिटिटर्स अकाउंट। नाउ कभी कभी क्या होता है कि कुछ एड एजेंसी जो है वो क्लाइंट के जो कॉम्पिटिटर है उनका अकाउंट जो हैंडल करते हैं ना। यहाँ पे अगर कोई एड एजेंसी किसी भी एडवर्टाइजर के कॉम्पिटिटर का अकाउंट हैंडल करते तो काफी रिस्की हो सकता है। बिकॉज अगर सपोज कॉम्पिटिटर ने उस एड एजेंसी को ज्यादा कमीशन दिया या ज्यादा फीस दी,
तो डेफिनेटली फिर वो एड एजेंसी क्या करेगी, कॉम्पिटिटर के लिए अच्छा एडवर्टीजमेंट बनाएगी और एडवर्टाइजर के लिए इतनी अच्छी एडवर्टीजमेंट नहीं बनाएगी। तो अगर सपोज क्लाइंट को यहाँ पे पता चलता है कि उनकी जो एग्जिस्टिंग एड एजेंसी है उनके पास उनके कॉम्पिटिटर का अकाउंट भी है, तो वो एड एजेंसी क्या करेगी, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी और वो एग्जिस्टिंग एड एजेंसी को छोड़ के दूसरे एड एजेंसी के पास जाएंगे जहां पे उनके कॉम्पिटिटर का अकाउंट नहीं होगा। सो कॉम्पिटिटर का अकाउंट अगर कोई एड एजेंसी के पास है तो वो एडवर्टाइजर के लिए काफी रिस्की हो सकता है। तो उस केस में एडवर्टाइजर जो है वो पर्टिकुलर एजेंसी को छोड़ के किसी और एड एजेंसी के पास जा सकते हैं। देन अनसक्सेसफुल एड कैंपेन। अनसक्सेसफुल एड कैंपेन मतलब क्या होता है, जो एड एजेंसी है उन्होंने लगातार काफी सारे जो एड कैंपेन्स बनाए हैं वो अनसक्सेसफुल रहे हैं, जिसकी वजह से एडवर्टाइजर को जो एक्सपेक्टेड या डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए था वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो उस केस में भी क्या हो सकता है, वो जो क्लाइंट है वो एड एजेंसी को छोड़ के किसी और एड एजेंसी के पास जा सकते हैं। बिकॉज एड कैंपेन ही अगर अनसक्सेसफुल हो रहा है तो डेफिनेटली एडवर्टाइजर या क्लाइंट का सेल नहीं बढ़ेगा और प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ेगी। तो एडवर्टाइजर जब किसी भी एड एजेंसी को एडवर्टीजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छी एडवर्टीजमेंट बने, इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट बने और वो एड कैंपेन काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो जिसकी वजह से क्लाइंट का सेल और प्रॉफिट बढ़ सके। बट अगर पर्टिकुलर एड एजेंसी कंटिन्यूअसली उनको अनसक्सेसफुल एड कैंपेन बना के दे रही है जिसकी वजह से जो भी डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो क्लाइंट चाहते हो उनको नहीं मिल रहा है, तो उस पर्टिकुलर एड एजेंसी को छोड़ के जो क्लाइंट है वो दूसरे एड एजेंसी को शिफ्ट होंगे। और उसके अलावा कुछ अदर रीजंस भी है जिसकी वजह से क्लाइंट टर्नओवर बढ़ सकता है, जिसमें पहला रीजन है कि एड एजेंसी का जो लोकेशन है वो चेंज हो गया। मतलब पहले वो एड एजेंसी जो था वो क्लाइंट के ऑफिस के नियर बाय या लोकेलिटी एरिया में था, अभी वो एड एजेंसी जो है वो दूर किसी लोकेशन पे लोकेट हुई है। तो उससे क्या होता है कि जब एड एजेंसी क्लाइंट के जो ऑफिस है उससे काफी दूर है तो दोनों के बीच में मीटिंग्स नहीं हो पाएंगी। तो मीटिंग्स नहीं होगी तो उसका जो इम्पैक्ट है वो एडवर्टीजमेंट की इफेक्टिवनेस के ऊपर हो सकता है। और बार बार मीटिंग जो है यहाँ पे क्लाइंट को पॉसिबल नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस। तो जब एड एजेंसी का लोकेशन चेंज होता है मतलब वो एड एजेंसी क्लाइंट के ऑफिस से दूर चली जाती है कहीं और, वो अपना ऑफिस सेटअप करते हैं और उनका कोई भी ब्रांच जो है वो क्लाइंट के ऑफिस के आसपास में नहीं है, तो उस केस में भी एड एजेंसी को वो क्लाइंट जो है वो छोड़ के किसी और एड एजेंसी के पास जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज जो नई एड एजेंसी है उसके जो स्टाफ है वो काफी क्रिएटिव है, ऐसा एडवर्टाइजर ने सुना है। तो जब क्लाइंट या एडवर्टाइजर को ये पता चलता है कि नई एड एजेंसी जो है उनके स्टाफ जो है काफी ज्यादा क्रिएटिव है, वहां के कॉपीराइटर, उनका आर्ट वर्क का स्टाफ, उनका आर्ट डायरेक्टर, ये सारे काफी ज्यादा क्रिएटिव है, तो एड एजेंसी फिर क्या करेगी, एग्जिस्टिंग एड एजेंसी के पास से नया एड एजेंसी के पास शिफ्ट करेगी जिनका स्टाफ जो है काफी क्रिएटिव है। देन लास्ट वन इज नॉन अक्रेडिटेशन ऑफ एड एजेंसी। अक्रेडिटेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि एड एजेंसी जो है अपना ग्रेडिंग करवाती है, उसको अक्रेडिटेशन बोलते हैं। ग्रेडिंग की वजह से एड एजेंसी के अंदर एक प्रोफेशनलिज्म आता है जिसकी वजह से वो एड एजेंसी जो क्लाइंट को इफेक्टिव और अच्छी एडवर्टीजमेंट बनाने में हेल्प करते हैं। लेकिन कुछ एड एजेंसीज ऐसे होते हैं जो नॉन अक्रेडिटेड होते हैं, मतलब उनका कोई भी ग्रेडिंग नहीं हुआ है। तो ऑब्वियसली अगर एग्जिस्टिंग एड एजेंसी का कोई भी अक्रेडिटेशन नहीं हुआ है तो वो क्लाइंट को प्रोफेशनल सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं, प्लस वो एथिकल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो ऐसे एड एजेंसी को छोड़ के जो क्लाइंट है वो दूसरे एड एजेंसी के पास शिफ्ट होते हैं जिसका अक्रेडिटेशन हुआ है। सो ये सारे अलग अलग रीजंस मैंने आपको बताया जिसकी वजह से क्लाइंट टर्नओवर बढ़ता है, मतलब क्लाइंट जो है वो अपने एग्जिस्टिंग एड एजेंसी को छोड़ के किसी और एड एजेंसी के पास जाते हैं। तो ये एक नेगेटिव साइन होता है किसी भी एड एजेंसी के लिए। तो एड एजेंसी ने क्या करना चाहिए, कुछ स्टेप्स लेने चाहिए ताकि उनका क्लाइंट टर्नओवर जो है कम हो जाए। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, वेज ऑफ अवॉइडिंग क्लाइंट टर्नओवर, मतलब कि क्लाइंट जो है एड एजेंसी को छोड़ के न जाए, इसके लिए एड एजेंसी ने क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो उसका आंसर अगर आप लोग देखोगे तो हम लोग ने जो इसके पहले क्वेश्चन देखा था, मेंटेनिंग एजेंसी एंड क्लाइंट रिलेशनशिप, ये क्वेश्चन का जो आंसर था वो सेम इस क्वेश्चन का आंसर होगा, वेज ऑफ अवॉइडिंग क्लाइंट टर्नओवर। जैसे इसमें हमने देखा था कि म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट होना चाहिए, रेगुलर मीटिंग्स होने चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, टाइम पे रेम्युनरेशन पे करना चाहिए। ये सब की वजह से एजेंसी और क्लाइंट के बीच में रिलेशन अच्छा हो सकता है, प्लस ये सब की वजह से क्लाइंट टर्नओवर जो है वो अवॉइड करने में एजेंसी को हेल्प हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग ने क्लाइंट टर्नओवर के रीजंस देखे थे और क्लाइंट टर्नओवर अवॉइड करने के लिए एड एजेंसी क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं उसका आंसर भी हमने यहाँ पे देखा। ये मेरी यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.